हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी आपने जो वीडियो देखी ना, ये अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट था मेरा, तो जो कंप्लीट हुआ। तो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि इस तरीके की यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों इस जो प्रोजेक्ट की आपने वीडियो देखी है, इससे रिलेटेड जिन जिन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें जो आपको किसी भी और वीडियो में नहीं मिलने वाली। जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो ये कि ये जो प्रोजेक्ट था, इसका प्रोसेस क्या था, किन किन प्रोसेस के थ्रू जो है इसको कंप्लीट किया गया। फिर सेकंड, इसको जब हमने इम्प्लीमेंट करा तो इम्प्लीमेंट के दौरान क्या क्या चैलेंजेस हमें आए, तो वो भी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर तीसरा, जो इसकी जो हिडन कॉस्ट है ना, जब प्रोजेक्ट में करते तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है जो कि प्रोजेक्ट करने के दौरान आपको चीज़ें जो है वो पता चलती है, तो वो जो हिडन कॉस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर फिफ्थ नंबर पे हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से स्मार्टली तरीके से आप अपने जो पैसे हैं वो आप बचा सकते हैं। फिर दोस्तों लास्ट में 6 नंबर पे हम बात करेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अगर काफ़ी छोटा है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, अब हुआ ये था कि जो क्लाइंट जो थे वो मेरे पास वास्तु के लिए आए थे कि वास्तु आप चेक करिए हमारे घर का। तो जब मैं वास्तु को चेक करने गया और उनको पता चला कि ये जो है इंटीरियर्स के भी काम करते हैं और इंटीरियर्स और वास्तु इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इस टाइम पे क्या क्या जो है एक पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब मैं गया तो बेसिकली चारों तरफ जो रूम में पीवीसी पैनल्स वहाँ पर लगे हुए थे और चारों तरफ प्लास्टिक देख के एक आर्टिफिशियल सा लुक जो है मुझे वहाँ पर फील आ रहा था। तो मैंने कहा कि इसका प्रॉपर हम जो इसके ऊपर वर्कआउट करके मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देता हूँ। तो उसके बाद क्या है कि मैंने इस पर जो एक प्लान क्रिएट करा, तो बेसिकली कहाँ पर हम किस किस चीज़ की प्लेसमेंट उसको रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें बताई। फिर इसमें क्या है कि सारी चीज़ों को हमने बताया कि ब्रेक करके कि इस सर्विसेज के थ्रू आप कर सकते हैं और आप डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं 3D और वर्किंग में। तो उन्होंने कहा कि 3D की मेरे को नीड नहीं है, मेरे को आपके आइडियाज़ के ऊपर, आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रस्ट है, मुझे एक आइडिया दे दीजिए कि ये चीज़ें उसमें होंगी। तो अब उसमें जब हमने उनको आइडिया दिया तो विदाउट 3D उनका विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छा था, तो वो चीज़ों को समझ गए। तो उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट इज़ ओके, अब आप जो इसका एस्टीमेट दे दीजिए। तो एस्टीमेट देने के बाद जो है फिर काम को स्टार्ट आप कर दीजिए। फिर मैंने उसका एस्टीमेट दिया और एस्टीमेट से पहले उनके साथ बैठ के प्रॉपर डिस्कस करा कि आपको जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो उनका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि एक सिंप्लिसिटी मेरे को झलकनी चाहिए, लेकिन एक यूनिकनेस भी आनी चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली कि उनको लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लाइट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए। लाइट्स जो है वो लाइट्स के साथ आप जितना प्ले कर सकते हो वो आप करिए। तो उन्होंने जो है ये चीज़ मेरे को बोला, तो मैंने कहा ओके लेट्स स्टार्ट। तो फिर जो है प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करा। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो ये कि वहाँ पर जो सीलिंग हो रखी थी, तो सीलिंग को जो है वहाँ पर तोड़ा गया और सीलिंग को तोड़ने के बाद जो हमारा जो डिज़ाइन जो फाइनल हुआ था उसको करने के लिए पुराने डिज़ाइन को तोड़ना काफ़ी ज़रूरी था। फिर ड्राइंग रूम में पहले जो था वहाँ पर एसी की पॉइंट्स नहीं छोड़े हुए थे, तो एसी के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर छोड़ने थे और एसी की फिटिंग का भी जो है कहीं ना कहीं हमें पॉइंट देना था। तो फिर ये चीज़ भी जो है हम उस चीज़ को स्टार्टिंग से ही ले करके चल रहे थे। फिर उनका एक और पॉइंट था कि काम जो थोड़ा सा फटाफट करिए। रीज़न उसका था कि क्योंकि वो वहीं पर ही रहते थे। काम को फास्ट करने के लिए आपको अच्छी टीम्स को वहाँ पर मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी टीम को जब आप वहाँ पर लगाते हैं और आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं, क्योंकि देखिए इंटीरियर्स के काम है कि 4-5 बंदे एक साथ काम करते हैं, अगर साथ में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो काम जो है वो काफ़ी डिले हो जाता है। फिर दोस्तों उनका जो प्लान फाइनल होता है ना, तो उसमें उन्होंने बोला कि आपका जो सोफ़ा है ना, इसके अलावा उसके सामने भी आप सीटिंग दीजिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि आप देखिए कि यहाँ पर आ रहा था डोर, अब डोर में जो पाथवे था वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो अब उसमें जो है सिटिंग भी बढ़ानी है लेकिन पाथवे भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते थे। तो वो वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसका हमने क्या सॉल्यूशन निकाला। तो फिलहाल अभी हम आते हैं कि जब हमने साइट पे काम स्टार्ट किया तो उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने थे। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि जो क्लाइंट थे वो वहीं पर ही रहते थे। अब सामने ही किचन थी, जो यूनिट को हम तैयार कर रहे थे, तो सामने ही किचन थी, किचन भी सेम डिस्टर्ब हो रही है और वहाँ पे क्लाइंट भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्लाइंट को कम से कम परेशान करते हुए किस तरीके से हम काम को कर सकते हैं, फटाफट जो काम को किस तरीके से निपटाएं। और जैसे मॉर्निंग में क्लाइंट बाहर जाते तो और इवनिंग में आते, तो उस टाइम पे फटाफट जो काम है उसको हम खींचें ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सेम टाइम पे। और जो सेकंड जो प्रॉब्लम जो हमें फेस करने के लिए मिली वो ये थी कि देखिए जब प्रोजेक्ट हो रहा था ना, तो उस टाइम पे थी सर्दियाँ, तो हमने जो पर्टिकुलर जो डेडलाइन दी थी ना, तो अब सीलिंग जब हुई प्रॉपर तो सीलिंग ना सूख नहीं रही थी जल्दी से। वहाँ पर
हाइड्रोजन्स भी हमने लगाए, लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर तरीके से सूख नहीं रही थी। और अगर वो सूखेगी नहीं तो हम उसके ऊपर पुट्टी कैसे करेंगे, पेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हमने गीले में, अगर सीलिंग प्रॉपर सूखी नहीं है उसके ऊपर हमने पेंट कर दिया तो वो लॉन्ग टर्म में वो पपड़ियाँ उखड़ जाएंगी, उसकी पेंट की ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी, तो वो भी एक पंगा है। तो उस केस में क्या है कि प्रोजेक्ट थोड़ा सा जो है वो डिले हो गया। फिर थर्ड जो चैलेंज जो हमने फेस करा, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक फीचर वॉल थी जिसमें जितने भी मटेरियल्स हमने यूज़ कर रहे थे सीलिंग में या फिर आपके रूम्स के अंदर जो भी कलर्स यूज़ कर रहे थे, तो उनके एक एक सैंपल जो हमने वॉल पे करे ताकि को रिलेट करके एक जो है एक मूड क्रिएट हो, एक रिलेशन क्रिएट हो। तो उस केस में क्या कि हमने डिसाइड किया कि आपका जो सबसे नीचे है वहाँ पर हम वायर मैश का यूज़ करेंगे और वायर मैश के ऊपर हम जो स्प्रे पेंट करेंगे। तो जब हमने वायर मैश को हमने वहाँ पे फिक्स किया उस रेक्टेंगल के ऊपर, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो अब हुआ है कि वो बीच में से कहीं कहीं से उठ रही थी, तो उसकी प्रॉपर तरीके से सेटिंग नहीं हो पा रही थी। तो उसके ऊपर हमने जो है नेल्स के थ्रू हमने ठोक करके उसको करा। अब नेल्स दिख रहे थे, अब नेल्स को हाइड करने के लिए, क्योंकि हम पेंट करते उसके ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं उसकी सेटिंग नहीं बैठ रही थी, तो अब उसको हमने आर्ट इफेक्ट में उसको क्रिएट करा। फिर जब हमने उसको आर्ट इफेक्ट में क्रिएट किया डबल टोन्स के कलर्स के साथ, और सेम टाइम पे जो आप देख रहे हैं इसको आपके जो नेल्स हैं नेल्स को हाइड करते हुए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे बीच में जो आप देख रहे हैं ये नेल्स यहाँ पर आ रखे थे। अब वो जो स्टाइल था वो क्लाइंट को पसंद नहीं आया, तो फिर हमने जो क्या किया, जो आपका जो सोफे का जो फैब्रिक था उससे जो उसको पूरा कुशनिंग करके उसको कवर कर दिया। अब दोस्तों फिफ्थ जो चैलेंज जो कि हमने फेस किया वो ये था कि आप देख रहे हैं वॉल्स पे आपने ये डिज़ाइन जो है काफ़ी देखा होगा और आप मुझसे पूछते भी रहते हैं कि इस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाए। तो सिंपल वॉल के ऊपर जो हमने इसके ऊपर HDF की जो है पूरे पैनल्स लगा रखे थे। तो अब उसके ऊपर था क्या था कि HDF ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। अब उसके ऊपर जब पेंट हमने करा तो पेंट जो है वो बह करके नीचे आ रहा था। तो अब अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो HDF की जगह आप MDF को यूज़ करिए, क्योंकि MDF में कुछ पोर्स होते हैं, तो वो जब उसको सक कर लेते हैं पेंट को तो वो ऐसे फ्लो नहीं करता उसके ऊपर। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ ही बहुत सारे लोग उसके ऊपर प्लाई का यूज़ भी कर देते हैं। प्लाई का यूज़ मत करिए, क्योंकि प्लाई में वो उसके फूलने के भी चांस रहते हैं और फिनिशिंग जो है वो उस लेवल की नहीं आ पाती जिस लेवल की आपकी HDF या फिर MDF में आती है। लेकिन HDF जैसे कि मैंने आपको बताया उसके साथ वो जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से आपको वहाँ पर MDF का यूज़ करना है। और अगर आपका बजट है तो MDF के ऊपर आप नॉर्मल पेंट करने की बजाय उसके ऊपर आप ड्यूको पेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप डीको पेंट करें तो आप HDF का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के साथ ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जैसे कि आप फोटो में सोफ़ा देख रहे हैं ना, ये सोफ़ा जो है एक्चुअल में हमने रेडीमेड परचेज़ नहीं किया था। ये जो है हमारी जो वर्कशॉप है, जो हमारी टीम की वर्कशॉप है, वहाँ पर उसको बनाया गया था। अब वर्कशॉप पे बनाने का जो पॉजिटिव पॉइंट होता है ना वो ये होता है कि अगर वर्कशॉप पे बनता है, एक तो वहाँ पे जितने भी कारीगर होते हैं वो वहीं पर ही काम करते हैं, वहीं पर ही सोते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप मान लिया घर पे सोफ़ा बनवाते हैं तो वो आपके घर पे आएंगे, एक तो ट्रैवलिंग का टाइम वहाँ पर आएगा, और दूसरा वो जब आएंगे तो कॉस्टिंग ऑब्वियसली बात है उसकी बढ़ेगी। फिर दूसरा आने जाने में टाइम वेस्ट होगा आपका। फिर उसके बाद आप मटीरियल जो आप लेकर के आएंगे, मटीरियल की भी जो है वो वेस्टेज ज़्यादा होगी, और क्योंकि आप पर्टिकुलर एक सोफ़ा बनवा रहे हैं तो। और उनकी वर्कशॉप पे काफ़ी सारे सोफ़ास बनते हैं, तो काफ़ी सारे सोफ़ा के लिए मटेरियल जो वो बल्क में लेंगे, तो वहाँ पे कॉस्टिंग बचेगी। दूसरा जो वेस्टेज है वो भी कम होगी, क्योंकि मान लिया एक सोफ़े की मान लिया जो वेस्टिंग अगर बच रही है तो वो दूसरे सोफ़े में काम आ जाएगी। फिर सेम वहाँ पे जो भी कारीगर काम कर रहे हैं वो वहीं पर ही सो रहे हैं, वहीं पर उठ रहे हैं, तो उनका वो टाइम भी बच रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग बचती है, तो वो फ़ायदा आप तक भी पहुँचता है और वो फ़ायदा जो उस कारपेंटर जो कि वो वर्कशॉप पर काम कर रहा है उसको भी मिलता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका जो बंदा है वो अगर ट्रस्टेड बंदा है तो ही आप उनसे करवाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कि जो वर्कशॉप पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, क्या मटेरियल लगा रहे हैं, उसका आइडिया नहीं। लेकिन मुझे ट्रस्ट था मेरी टीम के बंदे, मैं टाइम टू टाइम जाके इंस्पेक्शन भी वहाँ पे कर रहा था कि वो ठीक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फाइनल आउटपुट जो आपके सामने है कुछ इस तरीके से निकल के आया। फिर हम बात करते हैं कि वो जो सीटिंग जो डिमांड थी क्लाइंट की, उसका सोल्यूशन हमने किस तरीके से निकाला। तो देखिए इसका सोल्यूशन हमने निकाला कि एक तो उनकी फैमिली काफ़ी छोटी थी, अगर मान लिया गेस्ट आते हैं तो बहुत ही रेयर केस होते हैं जो कि गेस्ट आते हैं, तो वो बहुत ही रेगुलर यूज़ होने वाली सीटिंग नहीं थी। तो हमने क्या करा, टेबल जो हमने बनाई, टेबल के अंदर ही जो है 2 पफीस के हमने जो है उसको कंसील्ड कर दिया। अगर मान लिया आपके अगर गेस्ट आते हैं तो वहीं से आप खींच करके पफीस को निकाल लीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज उसको आप
अंदर खिसका के रख दीजिए। और इसी के साथ साथ ही क्या है कि आप देख सकते हैं उसके साथ ना तनियों से एक हुक बना रखा है, जिसको पकड़ के आप फिंगर्स के थ्रू उसको फिर जो है बाहर पुश कर सकते हैं। और जब आपको यूज़ नहीं करना है तो आप अंदर कर दीजिए, क्योंकि अगर हम ये हुक जो है नहीं बनाते तो आपको दोनों हैंड्स के थ्रू जो है अंदर ऐसे हाथ डाल करके फिर खींचना पड़ता, तो उसमें क्या कि इंजरी होने के चांस रह सकते हैं और प्रॉब्लम आती है उसको निकालने में। तो इसलिए जो हमने इसमें हुक बनाया। फिर जो आप डोर देख रहे हैं, डोर को हमने कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करा। इसकी फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे बना के डाल रखी है, अगर वो आपने नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके तो दोस्तों अब आते हैं हम हिडन कॉस्ट के बारे में कि कौन कौन सी जो हिडन कॉस्ट है जो कि मेरे को झेलनी पड़ी इसमें। सबसे पहले तो ये कि इसमें पीवीसी पैनल पहले से इंस्टॉल थे, तो पीवीसी पैनल्स को अनइंस्टॉल करने के लिए हमें जो है वहाँ पे टीम को बुलाना पड़ा, तो उनकी जो भी दिहाड़ी थी उन पीवीसी पैनल्स वालों ने उसको उतारने के लिए ली। फिर सेकंड जो हिडन कॉस्ट थी वो थी आपकी सीलिंग को लेकर। अब देखिए अगर आपकी नॉर्मल सीलिंग हो रही है उसके बाद फॉल सीलिंग करनी है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन अगर सीलिंग ऑलरेडी हो रही है तो उसको तोड़ेंगे, फिर तोड़ने के बाद उसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने उसे बाहर फेंकेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो लेबर कॉस्ट आपकी बढ़ती है। फिर थर्ड जो हिडन कॉस्ट थी वो थी कि जो टीवी पैनल इसके ऊपर बनना था, तो टीवी पैनल में आपकी जो डिश की जो वायर होती है वो डिश की वायर बढ़ी, और उसके साथ साथ ही आपका क्या कि जो फ्लैट्स होते हैं वो 7वीं 8वीं पता नहीं कितनी मंजिल लग जाते हैं, तो उसका टॉप पे जो है आपकी छतरी लगती है, तो वो जो वायर है उसको इतना छोड़ना है कि वो इतनी ऊपर तक पहुंच जाए, तो वायरिंग की जो कॉस्ट है वो भी उसमें इंक्लूड हुई। फिर फोर्थ चीज़ वो लाइटिंग को लेकर के, हालांकि मैं इसको हिडन कॉस्ट नहीं मानता क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे को लाइटिंग अच्छी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं स्पेसिफाई किया था कि लाइटिंग कौन सी चाहिए। तो मेरा मन था पर्सनली कि इसमें जो फोकस लाइट्स होती हैं तो उसका इसमें यूज़ किया जाए, हालांकि थोड़ी सी कॉस्टली पड़ी लेकिन कुछ न्यू जो है हमें मिला, तो वो चीज़ हमारा मेन रहता है कि हमें कुछ नया कुछ ट्राई करना है, कुछ यूनिक जो है करना है अपने पास्ट के कुछ प्रोजेक्ट से। अब दोस्तों बात कर देंगे अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी छोटा है और काफ़ी डिस्टेंस पे है वो, तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि टीम्स जो है ना उनको मैनेज करने में इशू आ सकता है, क्योंकि जो अच्छे जो भी आपकी टीम में बंदे होते हैं, फिर अगर हम नया काम शुरू कर रहे हैं तो छोटे कामों के लिए ना बंदा कहता है कि यार इतना सा काम है और इस काम के लिए मैं इतना दूर जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं पड़ रहा हिसाब किताब, तो इस तरीके से बंदे बोल सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं या तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्टिंग बढ़ सकती है। दूसरा जो मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ वो ये था कि जो मेरा पेंट का जो बजट था ना वो थोड़ा सा जो है वो ऊपर चला गया, जो कि मैंने एस्टिमेट किया था। रीज़न उसका ये था कि जैसे कि मैंने बताया कि सीलिंग जो है वो सूख नहीं रही थी। अब उसमें क्या है कि पेंटर काम करने आ रहे हैं, वो कहीं से काम कर रहे हैं, फिर उन्होंने देखा कि जो सीलिंग है वो सूखी नहीं है। अब वो 1-2 घंटे काम करके उसमें काम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि और रूम्स नहीं है ना हमारे पास करने के लिए, तो वो चले गए। तो हम अब चाल है ही नहीं तो चले गए। तो अब उसमें क्या कि उनकी जो लेबर की जो पर डे की जो दिहाड़ी है वो तो लगी गई, भले उसमें काम इतना नहीं हुआ। इस तरीके से वो आते थे, फिर कई बार आए तो अब मान लिया 1 कोट कर दिया, 2-3 घंटे में 1 कोट करके खाली खत्म। अब वो कहीं और तो कर नहीं सकते, अब वो कल ही करेंगे क्योंकि उसको सूखने में भी टाइम लगेगा। तो ये चीज़ से थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ी, और इनफैक्ट काफ़ी कॉस्टिंग जो है पेंट की बढ़ी थी। तो ये सब चीज़ें जो कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स में आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों आपका प्रोजेक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले उनका काम छोटा है लेकिन उनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और हर चीज़ को जो है अच्छे से मैनेज करना है। किसी भी चीज़ को जो है वो गोलीबाजी नहीं देनी है। तो दोस्तों चलिए अब कुछ क्लाइंट के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। हाय, दिस इज पायल अग्रवाल। सो मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा युवा टीम के साथ काम करके? एक्चुअली शिवम जी का रेफरेंस मुझे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मिला था, और पहले मैं श्योर नहीं थी, बट उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। बिकॉज उन्होंने मुझे, जब मैं उनके ऑफिस में विजिट किया तो उन्होंने मुझे पहले से ही पूरा ड्राइंग करके पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया, जो कि मुझे बहुत परफेक्ट लगा। बट स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज भी आए साइड पे, लाइक टाइम का इशू। थोड़ा जितना उन्होंने टाइम बोला था उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट ऑल ओवर जो लास्ट का आउटपुट था वो बहुत अच्छा था। फर्नीचर से लेके, आप देखेंगे फर्नीचर से लेके लाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से, मतलब जैसा मुझे चाहिए था मेरे अकॉर्डिंगली ही वैसा ही डिज़ाइन सब किया गया है। एंड सेकेंड थिंग जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि बहुत, मतलब मेरा एक छोटा सा यूनिट था, कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा वर्क नहीं था, बट बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया इन लोगों ने। युवा टीम का जो सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगा वो ये लगा, यहाँ पे आपको तीनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे, लाइक वास्तु, सिविल वर्क और इंटीरियर।
तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना घर डिज़ाइन करवाने का सोच रहे हैं तो आप युवा टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो आपके लिए कुछ नया करने की मैंने कोशिश करी है आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी कोशिश मेरी अच्छी लगती है ना मुझे लाइक ज़रूर कर दिया करो, और आप मेरे को कमेंट में बताया करो, जिससे मुझे पता चले कि क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड ही मैं चीज़ों को कर सकूँ आपके लिए। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियो होती है जो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता, तो मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, तो अगर आपने वहाँ पर मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।